दोस्तों, अगर आप कभी गोवा गए हो तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल अपने ऐसा लगता है कि अपने देश का पार्ट ही नहीं है वो। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग महाराष्ट्रियन है या कुछ और बात है, वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कल्चर एकदम मॉडर्न है, एकदम बीचेस हैं और आधुनिक हैं सब लोग, और कोई किसी से मिलने से कोई गुरेज नहीं है। लड़का लड़की कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी आलिंगन कर सकते हैं, कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन उसके उलट यहाँ यूपी में बहुत सारी बंदिशें हैं। तो वहाँ की एक कहानी है एक लड़की की, एक इंडिपेंडेंट लड़की की। आखिर क्या हुआ उसके साथ, क्या है मामला, आइए बताता हूँ। अपराध छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। आपका मेरे चैनल क्राइम डे में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक लड़का है ऋतिक आप्टे जिसका नाम है, 25-26 साल का युवक, एक शोरूम में मैनेजर है। वहां पे वो जॉब करता है, उसके पास अपनी बाइक है। एक दिन की बात है कि वो अपने ऑफिस से शाम को निकलता है करीब 7-8 बजे, और अपने ऑफिस से जब निकल के, अपने शोरूम से जब निकल के वो घर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो शायद ऐसा, उस लड़की का नाम है निकिता। लड़की का नाम है निकिता देशपांडे, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसको शायद लिफ्ट चाहिए। ये ऋतिक आप्टे उसके पास रुकता है और पूछता है कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे आगे तक छोड़ दीजिएगा। तो ये बताता है कि मुझे फलां जगह जाना है, वहां मेरा घर है, तो मैं वहां तक आपको लिफ्ट दे सकता हूं। तो निकिता इस बात के लिए रेडी हो जाती है। और दोस्तों, मैं बता दूं, कहानी में सारे नाम काल्पनिक है, क्योंकि ये शर्त रखी गई थी कि नाम किसी के भी रियल नहीं बताने हैं, जहां से मुझे जिस सोर्स से ये स्टोरी मिली है। कहानी पे लौटते हैं। निकिता उसके साथ जाती है और वो अपने घर के पास जब पहुंच जाता है तो बोलता है कि क्या मैं आपको आगे तक छोड़ दूं कहीं, क्योंकि मेरा घर आ चुका है और मुझे अब अपने घर जाना है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहां से चली जाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऋतिक उसको वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से अपने शोरूम से निकलता है, फिर वो लड़की उसको मिलती है, फिर उसको लिफ्ट देता है, फिर अपने घर के पास छोड़ता है। ये सिलसिला करीब 4-5 बार हो चुका था। अब ऋतिक को लगता है कि शायद लड़की कुछ उससे चाहती है, या लड़की को वो बहुत पसंद आ गया है। वो लड़की से उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। वो लड़की जो है निकिता, वो कुछ भी उसके बारे में नहीं बताती है। हालांकि वो बातों बातों में जो ये सफर उनका कटता है 15-20 मिनट का बाइक पे, उस दौरान वो लड़के से सारी चीजें पूछ लेती है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये बातें हुई, वो जान जाती है कि कहाँ पे जॉब करता है। एक दिन संडे की शाम थी और संडे को इसकी जॉब रहती है ऋतिक की, लेकिन इस लड़की की जॉब नहीं रहती, ये फ्री रहती है। संडे को ये उसके ऑफिस यानी कि उसके शोरूम पहुंच जाती है, क्योंकि भाई बतौर मैनेजर था वहां पर। तो बताती है कि मुझे ऋतिक से मिलना है। तो एक बंदा जो ऑफिस बॉय होता है उसको ऋतिक के ऑफिस तक छोड़ आता है। बातचीत होती है, ऋतिक उसको गिफ्ट देता है अपनी शोरूम से, कपड़े का शोरूम था, बढ़िया बढ़िया उसको गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट लेकर खुश हो जाती है। दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और वो बोलती है कि मेरा मिलने का मन किया तो मैं चली आई। तो अब ऋतिक को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा। ऋतिक ने सोचा कि शायद वो मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है लड़की, कोई बात नहीं है, 22-23 साल की लड़की है, अच्छी बात है, सुंदर लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। निकिता बेहद ही खूबसूरत थी, मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो फिर से उसको वहां घर तक छोड़ता है। फिर वो कहती है एक दिन कि हम लोग कहीं और मिलते हैं। जब वो ये बात बोलती है तो ऋतिक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद एक लड़का जवान और एक लड़की जवान मिलने वाले हों कहीं एकांत में, तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला होता है। अब ऋतिक की गोवा में ही उसकी एक बुआ रहती थी जो फॉरेन में थी, और उनका घर वहां पे था जहां पे सिर्फ चौकीदार था। ऋतिक उसको अपने साथ चौकीदार के वहां यानी कि अपने बुआ के घर ले जाता है। चौकीदार को 200 रुपए देता है और कहता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ आया। अब ये लोग कमरे में चले जाते हैं। दोनों कमरे में जाते हैं तो थोड़ी इनको गर्मी लग रही थी, तो निकिता बोलती है कि हम लोग नहा लेते हैं। अब निकिता का ये कहना होता है और ऋतिक के सपने 7वें आसमान पे पहुंचते हैं कि ऋतिक सोचता है कि शायद साथ ही नहाने का मौका मिलेगा, और ऐसा ही होता है। निकिता उसको कहती है कि चलो साथ में ही नहाते हैं। दोनों लोग वॉशरूम में जाते हैं और साथ में शॉवर लेते हैं।
अब साथ में शॉवर लेने का मतलब है कि बदन पे दोनों के कपड़े नहीं थे। दोनों किस करते हैं, किस करने के बाद दोनों कमरे में आते हैं, बेडरूम में आते हैं। वहां जो है निकिता चाहती है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और ऐसा ही ऋतिक भी सोच रहा था। कोई भी एक जवान लड़का और लड़की एक कमरे में हो और बिना कपड़ों के, तो शायद वहां पे शारीरिक संबंध ही बनेंगे और कुछ नहीं होगा। अब इस दौरान जो है ऋतिक को पहले से अंदेशा था। वो अपनी पॉकेट में कॉन्डम्स लेके आया था, यानी कि प्रोटेक्शन लेके आया था। लेकिन जो प्रोटेक्शन लगाने लगता है तो वो मना करती है कि नहीं, मुझे प्रोटेक्शन के साथ शारीरिक संबंध पसंद नहीं है। फिर वो ऐसे स्टार्ट करता है तो फिर वो मना करती है कि नहीं, मुझे आगे से शारीरिक संबंध बनाना, यानी कि वेजाइना में शारीरिक संबंध बनाना पसंद नहीं है। वो पीछे से गुदा द्वार में अप्राकृतिक सेक्स करना चाहती थी। अब जोश इतना बढ़ चुका था कि ऋतिक उसके गोरे गोरे स्तन देखकर पागल हो चुका था। उसके पेट पर किस करता है, और उसके साथ ही जब इतनी गर्मी आ चुकी थी, इतना माहौल बन चुका था, तो ऋतिक जो है इसको गुदा द्वार में ही मैथुन करता है, यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध उसके साथ बनाता है। अब इनका अक्सर मिलना जुलना होने लगा, लेकिन वो कभी भी प्राकृतिक सेक्स के लिए नहीं कहती थी। हमेशा वो अप्राकृतिक सेक्स के लिए ऋतिक को उकसाती थी, और ऋतिक धीरे धीरे इसमें धंसता चला जा रहा था। ऋतिक ने उसने शादी के लिए बोला तो वो कहती है कि अभी शादी की उम्र ही क्या है, अभी तो एंजॉय करते हैं लाइफ को, शादी बाद में करेंगे। इस बात पर ऋतिक को अंदेशा होता है कि यार हमेशा अप्राकृतिक संबंध बनवाती है और शादी के लिए भी रेडी नहीं है, मना कर देती है। वो अपने दो दोस्तों से कंसल्ट करता है जो उसके बहुत खास दोस्त थे, राहुल और समीर। उनको वो एक पूरी कहानी बताता है कि 1 महीने से ऐसा हो रहा है, मेरे को एक लड़की मिली थी लिफ्ट देने के दौरान, और अब मेरे साथ वो अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करवाती है हमेशा, और कॉन्डोम का यूज भी नहीं करने देती। उसके दोस्त बोलते हैं कि वो सीरियस नहीं है, शायद सेक्स की भूखी लड़की है, तुम हम लोग को भी लेके चलो, हम लोग भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। अब वही बुआ का घर, वही उसको गेटकीपर को 200 रुपए देने, और ये सब लोग अंदर थे। लड़की को लेकर जाते हैं, लड़की पूछती ये कौन है, तो बोलता है कि मेरे बहुत खास दोस्त हैं, और आज ये जो हम लोग का शारीरिक खेल सेक्स का नंगा नाच होता है उसमें ये भी शामिल होंगे। लेकिन लड़की मना करती है। वो शायद ऋतिक के साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती थी, लेकिन राहुल और समीर उसका गोरा बदन देखकर अपने मुंह से टपकती हुई लार को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की, और जबरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक और प्राकृतिक संबंध बनाए। अब वो चिल्लाने लगी, बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी यहाँ से। लेकिन ये ऐसी चीजें देखकर घबरा जाते हैं, और तीनों लोग उसकर पकड़कर जबरदस्ती करते हैं, और जबरदस्ती के दौरान उसका गला दबाते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब निकिता देशपांडे जिंदा नहीं थी, वो एक लाश में तब्दील हो चुकी थी, और राहुल, समीर और ऋतिक एक खूनी बन चुके थे। एक यंग जनरेशन के लड़के जो कभी अपना जीवन यापन करते थे जॉब करके, आज वो क्रिमिनल थे। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अब हम लोग पकड़े जाएं। घर के ही पीछे गार्डन में उन्होंने जो है सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने साथ सम्मिलित किया और लाश को वहां पे दबा दिया। एक मोटी रकम उस गार्ड को दी कि किसी को बोलना नहीं। अब इधर जब लड़की ये निकिता देशपांडे घर नहीं पहुंची तो उसकी मां व्याकुल हो गई। उसने फोन किया, फोन स्विच ऑफ था। इन्होंने फोन को भी लाश के साथ ही गार्डन में दफना दिया था। फोन स्विच ऑफ होने के बाद उसकी मां ज्यादा परेशान हुई तो उसने पुलिस को कंप्लेंट की कि मेरी बेटी जो है घर नहीं आई है आज। पुलिस ने CDR निकाली, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, तो उसके अनगिनत कॉल्स जो थी वो ऋतिक के साथ थी। ऋतिक को पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है। ऋतिक कुछ बताने के लिए रेडी नहीं होता, बोलता कि मेरी दोस्त थी, अब मुझे मिली नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि अपराधी कभी बचता नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो ऋतिक आपटे टूट जाता है और बताता है कि इस गुनाह में समीर और राहुल भी इसके साथ शामिल है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और उसी जगह जाती है जहां पे वो लाश दफन थी। निकाला जाता है तो उसमें 3 दिन पुरानी लाश मिलती है, साथ में मोबाइल फोन भी बरामद होता है। सिक्योरिटी गार्ड को भी पकड़ा जाता है। सब लोग इस चीज में शामिल थे, सबको धर लिया जाता है और सबको जेल भेज दिया जाता है विभिन्न धाराओं के साथ, जो भी इस मर्डर और रेप चार्जेस में लगती हैं। 302, 376। सेक्स के भूखे लड़कों के लिए एक उदाहरण है
कि कभी भी सेक्स में इतना मत लिप्त हो जाइए कि आपको मर्डर करना पड़े और आपको जेल जाना पड़े। तो ये कहानी थी निकिता देशपांडे की, जो गोवा की मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा और वो जो स्टोरी आप मुझे बताएंगे उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डे पर चलाऊंगा और आप लोगों को, मेरे जो और दर्शक है, मेरा जो और परिवार है यूट्यूब का, वो भी उसको देखेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।